सेशन में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा था। ये हैंड रिटन नोट्स है, शॉर्ट नोट है। आज हम जो है वैदिक सभ्यता को देखने वाले। वैदिक सभ्यता के साथ साथ हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में हम सब जो है अशोक, सम्राट अशोक के बारे में भी जानेंगे और उसके बाद गुप्त वंश के बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला का पहला जो है दिख रहा है वैदिक संस्कृति के बारे में। पर बात किया गया वैदिक संस्कृति के बारे में कि वैदिक संस्कृति दो पार्ट में बांटा गया है। एक ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कार्यकाल समय क्या था तो बताओ 1500 से 1000 बीसी। वही उत्तर वैदिक काल क्या था तो 1000 से 600 बीसी में। अब एक एक कर अब वही पता है वैदिक संस्कृति के निर्माता किसे आर्य को माने जाते हैं। आर्य की होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है श्रेष्ठ। और वही बात आर्य कहाँ से आए थे इसका कई लोगों ने कई चीज़ें बताया है। आर्य मैक्स मूलर ने बताया था, माँ से मैक्स मूलर, माँ से मध्य एशिया से। ये कई बार पूछा गया है कि मध्य एशिया से आए थे, ये मत किसने दिया था तो ये दिया था आपको बताओगे मैक्स मूलर ने दिया था। और वहीं दयानंद सरस्वती ने क्या बताया था कि दयानंद सरस्वती ने बताया थे तिब्बत से आए थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कई लोगों का है लेकिन मध्य एशिया वाला जो है ज़्यादा प्रूव माना जाता है, ये मैक्स मूलर वाला। अब बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन कुछ नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट ही शामिल किए गए, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अपेक्षा न कीजिएगा। ये सुपर फास्ट रिवीजन के लिए है। 10 या 5 मिनट की श्रृंखला होती है, उसमें कई चीज़ें आपको कवर करा दी जाती हैं। इसका एक पार्ट पहले ही चैनल पर अपलोड है, तो उसको भी विजिट करके ज़रूर देखें। तो देखिए इसमें कहा गया है ऋग वैदिक काल की नदियों के नाम के बारे में। जिसे परोसड़ी को क्या कहते थे रावी, सोतोद्री को क्या कहते थे सतलज अब कहते हैं, वितिस्ता को झेलम कहते हैं, कुंभा को अब काबुल कहते हैं, वही विपाशा को अब क्या कहते हैं तो ब्यास कहते हैं। यही नदियाँ तथा उनका नया नाम है। जैसे गोमल को क्या कहते हैं गोमती कहते हैं। अब वही बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 इकाइयाँ कौन कौन सी थी उस समय की। सबसे छोटी इकाई क्या होती थी कुल। कुल के बाद क्या हो ग्राम, ग्राम के बाद 20 और 20 के बाद जन, और जन के बाद क्या बनता था राष्ट्र बनता था। इन सबको मिला के तो एक एक चीज़ें आपको सबसे छोटी इकाई क्या थी तो आप बताओगे कुल हुआ करती थी। अब वहीं पर बात करते हैं सबसे पवित्र पशु किसे माना जाता है तो आप बताओगे गाय। और गाय को अघन्या कहा जाता है, यानी ना मारने योग्य कहा जाता है। आप कई बार देखें गायों के कारण युद्ध भी हो चुके हैं। और उसी समय 10 युद्ध हुए थे। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच यह युद्ध हुआ था। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच। और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इम्पोर्टेंट है कि जो 10 राज की युद्ध है किसमें है तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ का समाज कैसा था तो बताओ पितृसत्तात्मक था। वहीं आप देखते हैं कि जब सिंधु सभ्यता में तो मातृसत्तात्मक हुआ था। परिवार कैसे होते थे तो आप बताओ संयुक्त परिवार होते थे। प्रथा क्या थी दास प्रथा उल्लिखित थी। विधवा विवाह भी होता था, लेकिन दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता ऋग वैदिक काल में। ये चीज़ें याद को रखना है। अब वहीं बात करते हैं वेदांग की संख्या की कितनी थी 6। और शिक्षा कौन कौन से थे और वेदांग कौन कौन से तो शिक्षा, कल्प, ज्योति, निषोध तथा व्याकरण, ये सब जो है 6 कल्प थे। इसमें 2 छंद, ये टोटल 6 थे। देखिए शिक्षा, कल्प, ज्योति, निषोध और छंद, ये 6 थे। और उपनिषद कितने थे टोटल उपनिषद कितने थे 108 थे। ये चीज़ें याद कर रखने का। कुछ उपनिषद इसमें उल्लिखित हैं। देखिए कौन कौन से। देखिए सत्यमेव जयते से क्या लेगा मुंडकोपनिषद, ये उपनिषद है। देखिए सत्यमेव जयते कहाँ से किस उपनिषद से मुंडकोपनिषद से। और वहीं पर बात करते हैं नचिकेता की कहानी जो ली गई थी यमोन्नति का, वो कहाँ से कठोपनिषद से लिया गया था। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है तो आप बताओ बृहद वारणो उपनिषद है। ये चीज़ याद करके रखना है। और यही 4 वर्णों की बात किसमें की गई है तो ज्वाला उपनिषद में की गई। देखिए इसमें मेन पॉइंट लिखे हैं, ज़्यादा इस पर कोई डिस्क्रिप्शन की आप अपेक्षा ना कीजिएगा क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन है। वेद के कितने हैं तो आप बताओगे 4 हैं। चारों को हम जान लेते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद सामवेद, उसके बाद होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या सबसे नया वेद है, ये चीज़ें आप जान लीजिएगा। देखिए यजुर्वेद में युद्ध की बात की गई है। और वहीं पर बात करें 7 से सामवेद और 7 से संगीत के बारे में चर्चा की गई है। चिकित्सा के बारे में अथर्ववेद में किया गया है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद के गाने वाले को पढ़ने वाले को होत्रा कहते हैं, जबकि यजुर्वेद वाले को अर्धयु कहते हैं, और सामवेद को उद्गाता कहते हैं, और इसके तो ब्रह्मा कहते हैं। तो चारों को नाम आपको याद करना। इनकी इसके पढ़ने या गाने वाले जो भी है उनके जो है
उनको क्या क्या कहते हैं, तो एक एक करके अब देखिए कितने मंडल है इसमें, तो आप बताओ 10 मंडल, ये 1008 जो है सुक्तियाँ हैं और 10,562 जो है ऋचाएँ हैं। ये एक एक चीज़ें आपको याद के रखना है प्यारे साथियों। वेद के पढ़ने वालों को देखिए होता लिखा भी है यहाँ पर, यानी सभी के पढ़ने वालों का यहाँ पर नाम लिखा गया है। तो प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। अब वहीं पर बात करते हैं 10वें मंडल में किसकी बात की है, गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। 10 मंडलों में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। तीसरे मंडल में याद करके रखना है। महामृत्युंजय मंत्र कहाँ पर, तो आप बताओ ऋग्वेद में है। अब इसकी चर्चा तो हमने पहले ही कर लिया है। अब वहीं पर बात करते हैं पुराणों की संख्या भी हमने चर्चा कर लिया था, कितने थे आप बताओगे, 18 थे। और वहीं यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों पढ़ा भी जाता है और गाया भी जाता है जिसमें, तो आप बताओगे यजुर्वेद में। अब वही मत्स्य पुराण में सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण है। अब महाकाव्य कौन कौन से, तो आप बताओगे महाभारत एक प्रकार का क्या है, महाकाव्य है। और इसको पुराना नाम क्या था, जय संहिता था। इसके कौन है, वेद व्यास हैं। और वहीं पर रामायण की बात करते हैं तो रामायण के लेखक कौन से, तो आप बताओगे वाल्मीकि हैं। यार स्क्रीन को हम पूरा दिखा देते हैं फिर से कि आप इसको रिवाइज कर सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए मैं स्लो कर रहा हूँ, आप चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेते रहें या आप इसको नोट करना चाहें तो नोट करते रहें। आप सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सम्राट देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही शामिल किए जा रहे हैं। अब सम्राट अशोक का इनका जो कार्यकाल कब था, तो 269 से 232 BC तक था। ये किस वंश के शासक थे, आप बताओ, मौर्य वंश के शासक थे। अब बात करते हैं मौर्य वंश के 3 शासकों के बारे में। वही बात करें, ये 3 शासक नहीं, तीसरा शासक था, कौन था, अशोक था। वहीं पर बात कर लेते हैं। अब वही बात करें इनके पिता का नाम क्या था, बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य था। और वही चंद्रगुप्त के पिता का पुत्र का नाम क्या था, तो बताओगे बिंदुसार था। और बिंदुसार का बेटा कौन था, तो अशोक का था। अशोक के गुरु का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे, राधागुप्त था। और वहीं अशोक के बेटे का क्या नाम था, बताओ, सुसीम था। सुसीम के बेटे का नाम क्या था, निर्ग्रोध था। एक एक करके जो है आप इसको खुद अपने पॉइंट में लिखते रहें। अब वही बात करते हैं, इन्होंने कलिंग पर अशोक ने हमला किया था, तो उसके बारे में चर्चा करें। 261 पे कलिंग पर हमला किया। और कलिंग कहाँ है इस समय पर, तो आप बताओगे उड़ीसा में है कलिंग। और वहाँ पर शासक कौन था, पद्मनाभ शासक था जब इन्होंने आक्रमण किया था। ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। और वहीं से द्रवित होकर जो है युद्ध नीति को अब छोड़कर धम्म की नीति इन्होंने अपनाया था। अब अशोक के अन्य नाम कौन थे, जो प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय जो है, ये सब नाम कहाँ पर मिलते हैं, मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेख में मिलता है, प्रियदर्शी तथा देवनाम प्रिय। अब वही 14 अभिलेख के बारे में बात कर लेते हैं। 14 अभिलेखों, इसमें कितने 7 स्तंभ लेख थे। और इसको खोजा कितने था, तो पैंथेलर ने खोजा था। कैंथेलर लिखा है इसमें, पैंथेलर ने खोजा था 1750 ईस्वी में। जबकि पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने था कितना, 1837 ईस्वी में। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पैंथेलर ने खोजा और प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब बात करते हैं, पहला पशुबलि की निंदा भी इन्हीं अभिलेखों में मिला है 14 अभिलेख में। 6वें अभिलेख में आत्मनियंत्रण की जो है परिभाषा दी गई है। 13वें में जो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और पहले में देखो 14 में से पहले में पशुबलि, पास से पशुबलि की निंदा की गई, ऐसे याद कर सकते हैं। 7वां सबसे बड़ा था, चौथा क्या सबसे छोटा था। और वहीं पर बात करें 7 तथा 8 जो है अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन करता है, तो एक ही चीज़ आपने याद कर लिया है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है बोध गया या लुम्बिनी में गए थे, वहाँ पर इन्होंने कर को जो है कटौती किया था। वहीं 20वें वर्ष में बाकी बौद्ध स्थलों की जो है इन्होंने दौरा किया था। और 3 यहाँ पर क्या मिला है, गुहा लेख, गुहा मतलब गुफा लेख मिला था। अब बात करते हैं स्तंभ लेख कौन सा है। देखिए प्रयाग में इसी को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अब ये कौशाम्बी में उपस्थित है। वहीं पर बात करें दिल्ली को टोपरा पे लेके गया, तो ये 7 अभिलेख आपके सामने, दिल्ली, मेरठ अब मेरठ में है, लौरिया का अब नंदनगढ़ में, चंपारण, स्पंदले, सारनाथ, ये 7 क्या है, तो इसके बताओगे स्तंभ लेख है, इनको याद कर लेना है। ये जो स्तंभ चंपारण वाला है रामपुरवा बिहार में है। अब बात करते हैं, इनके पिता का नाम बिंदुसार था, इनके माता का नाम सुभद्रांगी था। और सांची का स्तूप ही किसने बनवाया था, अशोक ने। कहाँ पर है, तो आप बताओगे MP में है। अब देखिए इसके आगे की चर्चा जो है गुप्त वंश की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। देखिए पूरा हम नोट दिखा रहे, शॉर्ट नोट के तहत आपको चीज़ें दी जा रही हैं। तो प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ, आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। शॉर्ट नेट के थ्रू 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, डेली आपसे करवाया जाता है। तो आप पूरा सेशन जो है अच्छे देखें,
ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होती, तो जिससे क्या होता है कि आपको कम समय में चीज़ें मिलती जा रही हैं और उसको आप जो है पढ़ते रहिए, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।